दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी द ब्रूटलिस्ट की स्टोरी के बारे में। आज हम इसकी एंडिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंडिंग में आखिर होता क्या है? ब्रैडी कॉर्बेट की द ब्रूटलिस्ट एक ऐसी एंडिंग ऑफर करती है जिसमें गहन थीमेटिक मटेरियल है जिसे एग्जामिन करना है। एड्रियन ब्रोडी ने द ब्रूटलिस्ट में लाज़लो टॉथ की भूमिका निभाई है, जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान अपनी पत्नी से अलग हुआ हंगेरियन ज्यू आर्किटेक्ट है। वो अमेरिका पहुंचता है और हैरिसन ली वैन ब्यूरन के अंडर काम करने लगता है, जो टॉथ की इनोवेटिव आर्किटेक्चरल टैलेंट से फैसिनेटेड है। वो एक बहुत अमीर आदमी है जो उसे अपनी माँ की याद में एक लैंडमार्क कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम सौंपता है। फिल्म के एंड में हैरिसन लाज़लो से फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए संपर्क करता है। इटली की अपनी यात्रा पर हैरिसन नशे में धुत लाज़लो का रेप करता है ताकि उस पर अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। इसके बाद लाज़लो गुस्से में अपने दोस्तों और कर्मचारियों पर भड़क उठता है। उसकी पत्नी एलिजाबेथ की दवा खत्म हो जाती है और लाज़लो दर्द से राहत के लिए उसे हेरोइन का इंजेक्शन देता है, जिससे उसे ओवरडोज हो जाता है। वो बच जाती है और वो देश छोड़ने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन पहले वो हैरिसन से उसके किए के बारे में पूछती है। अपने घर पर हैरिसन परिवार और कलीग्स के सामने आरोप लगाए जाने के बाद गायब हो जाता है और फिल्म खत्म होती है जोफिया की स्पीच पर। आखिर जोफिया की इस फाइनल स्पीच का मतलब क्या है? द ब्रूटलिस्ट का एपिलॉग 1980 में लाज़लो टॉथ के लिए एक बायनल में होता है, जिसमें पिछले 2 दशकों में उसके आर्किटेक्चरल वर्क का एग्जीबिशन किया जाता है और उसकी जिंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक चौंकाने वाला मोमेंट है, ये देखते हुए कि फिल्म के एंड में उसके लिए कितनी निराशाजनक परिस्थितियां बन रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ की पेंसिल्वेनिया की यात्रा उसके करियर के लिए फ्रूटफुल रही। हालांकि ये साफ नहीं है कि लाज़लो असल में एक फेमस आर्किटेक्ट कैसे बना। वैन ब्यूरन कम्युनिटी सेंटर का उल्लेख उसकी अचीवमेंट्स में से एक की तरह किया जाता है, इसलिए उसे इस काम का क्रेडिट दिया गया है। इवेंट में जोफिया लाज़लो टॉथ के जीवन के बारे में एक स्पीच देती है, अपने अंकल के करियर को समराइज करती है और उसके कैरेक्टर के एक ऐसे पहलू को डिमॉन्स्ट्रेट करती है जिससे दर्शक असल में सीधे परिचित नहीं है, क्योंकि लाज़लो ने अपने काम की इंस्पिरेशन साझा नहीं की है। वो बताती है कि कैसे उसकी प्राइवेट लाइफ ने उसकी क्रिएटिव प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, कम्युनिटी सेंटर के अलग अलग पहलुओं को इंस्पायर किया। खास तौर पर कम्युनिटी सेंटर के अंदरूनी हिस्से को लाज़लो के कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसा बनाया गया था, जिसका मतलब है कि उसके आघात को उसके काम में डेवलप किया गया था। जोफिया का कहना यह है कि लाज़लो अपनी आर्टिस्ट्री को पाने के लिए बहुत कठिन वक्त से गुजरा, लेकिन एंड रिजल्ट ही अल्टीमेटली मायने रखता है। जोफिया ने स्टेटमेंट दी जो पूरी तरह से नैरेटिव को दर्शाता है। वो ये कहते हुए स्पीच खत्म करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको क्या बेचने की कोशिश करते हैं, मायने डेस्टिनेशन करती है, जर्नी नहीं। उसकी प्राइवेट लाइफ लगातार स्ट्रगल और ट्रेजेडी से भरी हुई थी, फिर भी उसने ऐसे काम किए जो इवेंचुअली रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के हकदार बन गए। यहाँ एक सवाल और उठता है कि हैरिसन पर इल्जाम लगाए जाने के बाद आखिरकार उसके साथ हुआ क्या? हैरिसन ली वैन ब्यूरन का भाग्य द ब्रूटलिस्ट के एंड के सबसे अजीब रहस्यों में से एक है। नैरेटिव में उसके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस के बावजूद एलिजाबेथ के उस पर लाज़लो के साथ रेप करने का आरोप लगाने के बाद वो वहां से भाग जाता है। उसका बेटा और घर के कर्मचारी उसे मैदान में नहीं ढूंढ पाते और फिल्म उसके लापता होने के रहस्य को सुलझाए बिना एपिलॉग में चली जाती है। इसके अलावा एपिलॉग हैरिसन के बारे में कोई और जानकारी नहीं देता। ब्रैडी कॉर्बेट ने फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया है। इस सीन के बारे में कई मामले हैं जिनको थियोराइज किया जा सकता है। हैरिसन के भाग्य के लिए ये पॉसिबल है कि उसने खुद को मार डाला हो, या वो शर्म से छिपकर कहीं और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए भाग गया हो। सीन में एक और दिलचस्प डिटेल ये है कि उसका बेटा हैरी कैसे रिएक्ट करता है। हैरी पूरी फिल्म में एक घमंडी आदमी है। ये वो सीन है जहां वो असल में निराश दिखता है। अपने पिता पर कुछ भयानक करने का आरोप के अलावा वो डरा हुआ है, क्योंकि शायद वो मानता है या फिर जानता है कि ये बात सच है। फिल्म के दूसरे सीन में हैरी जोफिया के पास जाता है जब वो स्विम सूट में पानी के किनारे बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो टहलने जाना चाहेगी, लेकिन क्या होता है ये दिखाने से पहले ही सीन कट हो जाता है। अगली बार जब हमें उसे दिखाया जाता है तो जोफिया हैरी से दूर चली जाती है। जानबूझकर वो उस जगह को ढक लेती है जहां पहले उसकी स्किन दिख रही थी। फिल्म ये संकेत देती है कि हैरी ने कुछ करने की कोशिश की। ये पूरी तरह से अटकलें हैं, लेकिन ये सुझाव दे सकता है कि हैरी ने अपने पिता की नकल करके या अपने पिता से उन्हें एक्सपीरियंस करके ये टेंडेंसीज डेवलप की हैं। एंड में हमें एलिजाबेथ के बारे में कुछ पता नहीं चलता। एपिलॉग में वो मौजूद नहीं थी। उसके साथ क्या हुआ?
एलिजाबेथ एपिलॉग में मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब है कि पिछले 20 सालों में कभी भी वो गुजर चुकी होगी। ये उसकी किस्मत थी कि वो 1960 में ओवरडोज से बच गई थी और लाज़लो के साथ यूरोप वापस जाने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम तक जिंदा रही। उसे 1953 में या उसके आसपास ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोस किया गया था, जो जर्नी बहुत हद तक उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को इम्पैक्ट कर रही थी। हालांकि उसे फिल्म के एंड में एक स्ट्रेचर पर चलते हुए दिखाया गया था, लेकिन साफ तौर पर द ब्रूटलिस्ट में उसके 7 सालों में उसकी कंडीशन में सुधार नहीं दिखाया गया था। यहाँ एक सवाल और उठता है कि क्या लाज़लो टॉथ वाकई एक रियल आर्किटेक्ट था या ये किसी असली इंसान से इंस्पायर्ड था। एड्रियन ब्रॉडी का किरदार लाज़लो टॉथ एक पूरी तरह से काल्पनिक आदमी है। हालांकि फिल्म इतनी अच्छी तरह से बनाई गई है कि वो हमें एक रियल आदमी लगता है। CNN के साथ एक इंटरव्यू में एड्रियन ब्रॉडी ने चर्चा की कि कैसे उनके अपने जीवन ने कैरेक्टर के क्रिएशन को इन्फ्लुएंस करने में मदद की। उन्होंने कहा, मैं उस इमिग्रेंट एक्सपीरियंस और एक आर्टिस्ट की यात्रा के कई पैरेलल्स को समझने के लिए बहुत फॉर्चुनेट हूँ। ब्रॉडी के परफॉर्मेंस, ब्रैडी कॉर्बेट और मोना फास्टवॉल की राइटिंग और प्रोजेक्शन में शामिल बाकी टैलेंटेड आर्टिस्ट ने अध्ययन के लिए एक फैसिनेटिंग फिगर डेवलप करने में काफी मदद की। अब यहाँ आखिरी सवाल ये उठता है कि द ब्रूटलिस्ट की एंडिंग का असल में मतलब क्या है। द ब्रूटलिस्ट वॉर के बाद का एपिक है जो इमिग्रेंट्स और आर्टिस्ट के बीच सिमिलैरिटीज को एग्जामिन करता है। लाज़लो इन दोनों चीजों में से एक है और न सिर्फ उसे धर्म और कल्चर में लोकल लोगों से अलग होने के कारण खारिज कर दिया जाता है, बल्कि उसे एज अ क्रिएटिव इंसान के तौर पर भी गलत समझा जाता है। वो अमेरिकन से घिरा हुआ है जो पॉसिबली उसके जीवन की किसी भी पहलू को नहीं समझ सकते और कोशिश भी नहीं करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हैरिसन ली वैन ब्यूरेन अमेरिका के सबसे जहरीले रूप का सिंबल है, एक कैपिटलिस्ट जो लाज़लो की दुर्दशा यहाँ तक कि आर्ट को समझने की परवाह नहीं करता, पर फिर भी वो उसे अपना बनाना चाहता है। एक चरम सीमा तक हैरिसन लाज़लो पर अपनी पावर की जरूरत को लागू करता है, यहाँ तक कि उसे याद दिलाते हुए वो उसका सेक्सुअल असॉल्ट भी करता है कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं जी रहा है। हैरिसन लाज़लो के क्रिएटिव टैलेंट से जलता है, ये दिखाते हुए कि उस विशाल संपत्ति का नतीजा और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही शैलो एग्जिस्टेंस है। हालांकि द ब्रूटलिस्ट अल्टीमेटली लाज़लो का पोर्ट्रेट है और फिल्म ये बताती है कि दुखद यात्रा के बावजूद वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और दुनिया उसकी क्रिएशन का मजा लेती है।